तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको ये बोला गया कि जो आपके पास प्रोपेनॉल होता है, यानी कि जो यहाँ पर आपके पास प्रोपेनॉल है, उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड प्रोपेनॉल सारी दुनिया जानते हैं क्या होता है, 3 कार्बन के साथ एक OH ग्रुप, ठीक है, इसको प्रोपेनॉल कहते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अल्कोहल हैव H बॉन्डिंग। आपको पता है जो अल्कोहल्स होते हैं उनके पास H बॉन्डिंग होती है। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है इस वाले मॉलिक्यूल का प्रोपेनॉल का वो हायर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। जो यहाँ पर अल्कोहल है इनके पास क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वाइल हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके पास वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती है, ठीक है। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेज बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, जिनको मेल्ट करेंगे अगर आपने उसको हीट किया तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोपेनॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन। तो अल्कोहल्स आपके ज्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर इस पे भी सेम ही आपका आंसर होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। इसमें जो है आपकी H बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो H बॉन्डिंग की वजह से ये जो है वाटर में जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार पूछ लिया गया। अगर आप इस साल का पेपर उठा के देखें तो इस साल भी ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, ठीक है। अगर आपके स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं तो वहां पर ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, वाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर्स विच विल बी स्टीम वोलेटाइल। अब यहाँ पर स्टीम वोलेटाइल मतलब क्या है कि जिसकी जो है भाप जल्दी बन जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। जो आपके पास नाइट्रोफिनॉल है यानी कि यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है ये कहाँ कहाँ पे लगा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, एक पैरा पोजीशन पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर, इनमें से कौन सा जो आइसोमर है विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, इनमें से कौन सा ऐसा जो आइसोमर है जिसकी जल्दी वेपर्स बन जाएंगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है आपके पास जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है यानी कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। यहाँ पर जो आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है यहाँ पर जो है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एंड इन पैरानाइट्रोफिनॉल दे कंटेन्स इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। अब इंट्रा मतलब क्या होता है और इंटर मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस वाले डायग्राम की मदद से आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। ये लिखा है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ये लिखा है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगा है, ये होती है आपके पास ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली मेटा पोजीशन होती है और ये वाली पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर लगा है नाइट्रो ग्रुप तो इसको कहेंगे हम पैरानाइट्रोफिनॉल एंड अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा है तो इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर से इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया है। ये हमारे पास अगर नाइट्रो ग्रुप को हटा दें तो ये पूरा पूरा हमारे पास फिनॉल ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप। अगर मैं इस वाले नाइट्रो ग्रुप को हटा दूं तो ये हमारे पास फिनॉल लिखा हुआ है। तो इस फिनॉल को हमने थोड़ा सा H को बाहर करके लिख लिया एक बॉन्ड बना के, ठीक है। अब यहाँ पर से इस नाइट्रो ग्रुप को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक यहाँ पर डेटिव बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। डेटिव बॉन्ड आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपका जो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं और इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग मतलब क्या है
कि मतलब अपने में ही बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि कोई बाहर से अलग ग्रुप नहीं है, मतलब कोई बाहर से आपका दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं है जिसके साथ ये जो है ये बॉन्ड बना रहे हो, ये अपने साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एंड यहाँ पर अगर आप देखें पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट क्या है पैरानाइट्रोफिनॉल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नाइट्रो ग्रुप है इसके एच के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। तो इंट्रा मतलब क्या होता है, जो अपने में ही बॉन्ड बनाए, और इंटर मतलब क्या होता है, जो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, एच बॉन्डिंग बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, इसकी बात हो रही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इस वाले ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और इसकी बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहां पर क्या इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, किसकी वजह से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। इनके अंदर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, एंड इसके अंदर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। एंड हेंस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसकी जो है जल्दी से वेपर्स बन जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और बार मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूं, तो यहां पर दोबारा से पढ़ लेते हैं सारे डेफिनेशन को। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है। एंड इन पैरानाइट्रोफिनॉल, जो पैरानाइट्रोफिनॉल है दूसरी तरफ जो था हमारे पास, दे कंटेन्स इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जो दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये हमारे पास ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। यानी कि ये बोला गया कि जो आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो NO2 जो ग्रुप है ये -I इफेक्ट यहाँ पर जो है ये शो करता है, विच मेक्स फेनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। यानी कि जो आपके पास NO2 ग्रुप है किसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, ये -I इफेक्ट या -R इफेक्ट शो करता है, विच मेक्स फेनॉक्साइड आयन, जिसकी मदद से ये क्या बनता है, फेनॉक्साइड आयन बनता है। फेनॉक्साइड आयन आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, और यहाँ पर जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन में कंटिन्यूसली जो है रेजोनेंस चल रहा होता है, और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और यहां पर है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप होता है अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन, यानी कि जब एक बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये एक्टिवेट कर देता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? तो सिंपल सा आंसर रहेगा, जो हमारे पास ये OH ग्रुप है ये +R इफेक्ट शो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो यहाँ पर जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस वाले ग्रुप के आने के बाद बेंजीन रिंग पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर बढ़ जाती है, विच मेक्स इट्स एक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी मदद से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहेड्रीन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन does not give reason।
ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो साइक्लोहेक्सेनॉन है ये साइनोहाइड्रीन फॉर्म करता है इन गुड अमाउंट ऑफ यील्ड, यानी कि इसकी हाई यील्ड आती है। एंड हमारे पास जो दूसरी तरफ है वो है हमारे पास 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ये जो है ये गुड यील्ड नहीं देता साइनोहाइड्रीन की। तो इसका आपको रीजन बताना है। तो साइक्लोहेक्सेनॉन की बात करें तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन लिखा हुआ है, इसकी जब हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है साइनोहाइड्रीन बनाता है, और ये जो है इसकी गुड यील्ड है, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में अच्छी यील्ड में बनाता है। ठीक है। वही दूसरी तरफ जो हमारे पास 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है, ठीक है, जब इसकी हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसकी जो है गुड यील्ड नहीं आती। तो इसी का रीजन देना था कि जो हमारे पास 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है, देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस विच स्लो डाउन द रिएक्शन एंड गिव्स लो यील्ड। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर जो है ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से यहां पर जो है ये जो है जब इससे रिएक्शन करता है तो ये ज्यादा अमाउंट में इसकी गुड यील्ड नहीं दे पाता, क्योंकि ये पहले से इतना बल्कि ये सारी चीजें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इतने अच्छे अमाउंट में गुड यील्ड नहीं दे पाता एज कंपेयर टू साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर आपने एक बार इनको नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? तो देखो, मेरा सिंपल सा यही जवाब है कि यहाँ पर जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन वही बच्चा करता है जिसने सारी चीजें एक बार पढ़ रखी हो। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे भी पढ़ के टॉप मार सकते हैं, ये मैं नहीं कहने वाला। ठीक है, आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो आपको जो है कहीं ना कहीं से तो कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं से तो लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर है। अगर आपने सारी चीजें पढ़ी है तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे अभी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का वर्ड आया था, तो अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आप पूरे साल क्या कर रहे थे? ठीक है, तो यही बात है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। तो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास ये होता है, क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड होता है, इसको हम सेमी कार्बाजाइड कहते हैं पूरे कंपाउंड को। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो है ना आपके पास 2 NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर जो है ना इसका एक ही पार्ट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो दूसरा एंड है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका जवाब है कि यहाँ पर जो है ना जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसके पास एक लोन पेयर होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पर जो है एक आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ऑलरेडी स्टेबल है। तो क्यों ये किसी के साथ शेयरिंग करे अपने लोन पेयर की, क्यों ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, क्यों अपनी स्टेबिलिटी खराब करे? तो इस वजह से ये जो है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। मैं अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करता हूं, यहाँ पर जो है सिग्मा पाई लोन पेयर का यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है, और रेजोनेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो जहां पर पहले से ही स्टेबिलिटी है तो वो क्यों चाहेगा कि मैं किसी से रिएक्शन करूं? तो यहाँ पर इस भाई साहब के पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये जाए भाई रिएक्शन करने, ये क्यों जाए? ये तो पहले से ही स्टेबलाइज है, क्योंकि ये जो है पहले से ही रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी अटेन कर रखी है। जब कोई बंदा स्टेबल खुद में है तो वो क्यों किसी के साथ रिएक्शन करेगा? आप खुद सोचो, जिस बच्चे को पूरा पेपर आता है वो क्यों किसी और से पूछेगा? तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जैसे ये अपने में स्टेबल है तो क्यों किसी से रिएक्शन करना चाहेगा, क्यों अपनी स्टेबिलिटी खराब करना चाहेगा? इस वजह से ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और ये वाला पार्ट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो बस इसी को अंग्रेजी में लिखना है। तो लिखा हुआ है इन सेमी कार्बाजाइड, जो मैंने आपको कंपाउंड दिखाया था वो पूरा सेमी कार्बाजाइड है। वन ऑफ द NH2 ग्रुप, उसका जो एक ग्रुप है NH2 ग्रुप,
वो जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। जैसे कि आपने देखा वहां पर कॉन्जुगेशन बन रही है पाई सिग्मा लोन पेयर की, बिकम्स स्टेबल देयरफॉर इट डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्टिविटी। आपको पता है जो रेजोनेंस होता है उसमें जो है स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो जब कोई बंदा अपने में स्टेबल है तो वो किसी से भी रिएक्शन करना नहीं चाहेगा और वो केमिकल रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो यहां पर जो है एक ही ग्रुप आपका NH2 ग्रुप जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ना कि दूसरा ग्रुप। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, द वाटर और ईस्टर शुड बी रिमूव एज सून एज पॉसिबल, वाई। तो आपको ये बताना है कि जब हम रिएक्शन करते हैं जब हम रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की विद अल्कोहल, तो यहां पर जो है ना आपका ईस्टर फॉर्म होता है। तो ये बोला गया कि हम इसके अंदर से H2O क्यों हटा देते हैं एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस्टेरिफिकेशन। ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये जो है आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट था जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पर से थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एस्टेरिफिकेशन होता है आपका, ये जो आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है एक्चुअल में रिवर्सिबल है। आपको दिख रहा है एक फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, जो ये वाली रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है, तो इसको कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन इन नेचर। देयरफॉर इफ वी डू नॉट रिमूव ईस्टर और वाटर, अगर हमने इसमें से ना ही अगर ईस्टर हटाया और ना ही अगर वाटर को हटाया, इट गेट रिवर्स्ड बैक एंड ईस्टर कंटेंट विल डिक्रीज रैपिडली। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने से इसके अंदर से वाटर नहीं हटाया या ईस्टर नहीं हटाया तो ये दोबारा से रिएक्ट करके बैक हो जाएगी रिएक्शन। मतलब कि अगर हमने ईस्टर नहीं हटाया तो ये H2O किससे रिएक्ट करेगा, इसके पास कोई रिएक्शन बचा, इसके पास कोई ईस्टर बचा ही नहीं जिससे रिएक्ट करके बैकवर्ड जाए। तो इस वजह से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर ईस्टर की जो है हाई कंटेंट मिल सके। अगर इसका ईस्टर का कंटेंट हमें नहीं मिल पाएगा तो यहां पर जो है ये वाली रिएक्शन जो है ये फॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ईस्टर का कंटेंट जो है रैपिडली डिक्रीज ना हो, इस वजह से हम वाटर को या ईस्टर को ही रिमूव कर देते हैं इस वाली रिएक्शन से, ताकि ये वाली रिएक्शन जो है आपकी कंटिन्यूसली फॉलो होती रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल्दो फेनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, वाई। तो बहुत ज्यादा बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पर ये बोला गया कि आपके पास जो फेनॉक्साइड आयन है उसके पास मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, देन कार्बोक्सिलेट आयन। ये आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ये आपके पास फेनॉक्साइड आयन है। जैसे मैंने आपको बताया था फेनॉक्साइड आयन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऑक्सीजन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है फेनॉक्साइड आयन ऑलवेज रेजोनेंस करता रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस जो है सबसे स्टेबल माना जाता है, बट यहाँ पर जो है ये वाली थ्योरी थोड़ी सी जो है यहाँ पर फेल हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कैसे ये जो है ज्यादा जो है वो होगा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो हमारे पास फेनॉक्साइड आयन है ये हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके पास हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और कार्बोक्सिलेट आयन के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2, ठीक है। ये इनका हाइब्रिड बन रखा है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। और यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि इसके पास मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तब भी जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार के बनेंगे और ये आपका रियल हाइब्रिड है। ऐसे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के बनेंगे और यहाँ पर ये आपका रियल हाइब्रिड है। अगर आपने देखा हो यहाँ पर जो है आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बताए थे जो आपके हैलोजन्स होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है वो हैलोजेंस के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, फ्लोरीन के ऊपर अच्छा लगता है, नाइट्रोजन के ऊपर अच्छा लगता है नेगेटिव चार्ज,
बट जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलवेज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पर भी एक बार ऑक्सीजन के ऊपर था, बट एक भी बार यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ना कि कार्बन के ऊपर। बट अगर मैं इसकी बात करूं फेनॉक्साइड आयन की, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ रहा है, एंड अगेन एक बार जो यहाँ पर है ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है कार्बन के। तो कार्बन पर जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबल नहीं माना जाता। तो इस वजह से जो है आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो यहां पर लिखा हुआ है इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नेगेटिव चार्ज है वो एटम के ऊपर प्रेजेंट है, विच इज स्टेबल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेयर एज इन फेनॉक्साइड आयन की बात करें तो जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है रिमेन्स ऑन कार्बन एटम। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन एटम पर है, और विच इज लेस स्टेबल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जब भी आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर होगा तो वो कंपेयर टू अदर स्पीसीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो उससे जो है हमेशा कम स्टेबल होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा फेनॉक्साइड आयन के ऊपर यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन से कम स्टेबल है, और यहीं पर से जो कम स्टेबल होता है वो कम एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। अगला है हमारे पास वाइज pKa ऑफ फिनॉल इज हायर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, pKa जो है वो क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देयरफॉर द pKa हायर फॉर फिनॉल ड्यू टू लेस एसिडिक इन नेचर। जो फिनॉल होता है वो लेस एसिडिक होता है इन नेचर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फिनॉल है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें से ज्यादा जो है एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा जो है यहाँ पर एसिडिक है, तो ये क्या होगा? इसकी pKa वैल्यू कम होगी। तो pKa वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसकी होती है? फिनॉल की होती है। तो फिनॉल की यहाँ पर pKa वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और अगला है हमारे पास वाई इज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो है वो कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जो आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं उनके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी कि कम भीड़ भाड़ होती है एज कंपेयर टू कीटोन। देयरफॉर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्डिहाइड जो है, यहाँ पर जब और कोई सी भी स्पीसीज इस पर अगर रिएक्ट करनी चाहती है तो यहाँ पर वो सीधा इस पे अटैक करके यहाँ पर इसको रिएक्ट कर सकती है। बट अगर कीटोन की बात करें तो उसको रिएक्ट करने के लिए इन दोनों का सामना करना पड़ेगा, इस वाले अल्काइल ग्रुप का भी और इस वाले अल्काइल ग्रुप का भी। इस वजह से जो है कीटोन में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, इसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं, और इसी के साथ आज का टारगेट हमारा पूरा होता है। हमने जो है 2 चैप्टर निपटा चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एंड अगला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर जो है अगर आप इस लेक्चर तक आए हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया और इस लेक्चर को भी अच्छे से फॉलो किया। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर और ज्यादा नेमिंग रिएक्शन, यानी कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो नेमिंग रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, मैंने वहां पर आपको 20 कराए थे क्योंकि वहां पर लिमिटेड टाइम था। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो आपको बेनिफिशियल है वो आपको यहाँ पर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ और चीजें ऐसी देखेंगे, कुछ और कन्वर्जन ऐसे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको उस टाइम नहीं कराए थे, अब कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा इन सभी वीडियोस को फॉलो करके। तो स्टार्ट करते हैं।
तो आज हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक है। और अभी हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा और कुछ आपको मैं कन्वर्जन्स कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नेमिंग रिएक्शंस करने जा रहे हैं। पहला आता है हमारे पास डाउस प्रोसेस। ये आपका थोड़ा सा बढ़िया सा आपका क्वेश्चन बन सकता है डाउस प्रोसेस का। यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है क्लोरोबेंजीन। इसको दुनिया कहती है क्लोरोबेंजीन, हम भी क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम इसको ड्रास्टिक कंडीशन में इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ऐसे तो ये रिएक्शन शो नहीं करते, बट इन ड्रास्टिक कंडीशन इट कैन शो रिएक्शन, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास NaOH एंड दूसरा रिएजेंट है 300 ATM का जो है यहाँ पर आपको प्रेशर मेंटेन करना होगा और 623 केल्विन का जो है यहाँ पर आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा एंड H+ आयन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टली फिनॉल बन जाता है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको मेन प्रोडक्ट बताना है इसका। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना आपके पास CHO ग्रुप को जो है ये रिड्यूस कर देता है, COO- एंड Ag की यहाँ पर सिल्वर मिलर मिल रही होगी, Ag की यहाँ पर सिल्वर मिलर मिलेगी और यहाँ पर निकल रहा होगा आपके पास NH3 + H2O, ठीक है। ये हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट था और इसका हमने ये पूरा फंक्शन लिख दिया है। Ag यहाँ पर सिल्वर मिलर दे रहा होगा एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारे पास एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन, ठीक है। तो एस्प्रिन की आपको यहाँ पर प्रोडक्शन करनी है, किसकी मदद से, सैलिसिलिक एसिड की। तो मैंने आपको बताया था कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारे पास COOH एंड यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप और यहाँ पर हम डाल रहे हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O इस प्रकार से, और एग्जैक्टली आपको मिरर इमेज यहाँ पे बना देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो H है ये इसके साथ कॉम्बाइन होके यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O H बना देगा और ये जो है इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा फॉलो होता है कि यहाँ पर हम H+ मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पर हो जाता है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH ऊपर एंड यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया था और यहाँ पर बच गया हमारे पास CH3, सॉरी यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इससे जाके ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास COCH3 एंड यहाँ पर बन रहा होगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये LH, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एस्प्रिन कहलाता है। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ Na2Cr2O7 एंड H+। तो फिनॉल हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, ये हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, इस प्रकार से अटैच है। अब यहाँ पर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया विथ Na2Cr2O7 एंड यहाँ पर H+ मीडियम यानी कि एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर आपके पास बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और बेंजोक्विनोन कुछ इस प्रकार का दिखता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। एंड यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एक्सेप्शनल केस है इस वाले रिएजेंट का, ठीक है।
और इस वाले रिएजेंट का बहुत बार ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया गया। तो इस वाले कार्बन पर तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस प्रकार से, और इसके साथ एक OH ग्रुप इस प्रकार से। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल जब ये वाला फंक्शन का, जब ये वाला रिएजेंट आ जाता है तो क्या कैसे बिहेव करता है, ये एल्कीन बना देता है। तो एल्कीन कैसे बनाएगा, यहां पर से एक H रिमूव करके और यहां पर एक ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये H2O जो है बाहर आ जाता है, एंड ये जो है यहां पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है। तो CH3 ये वाला कार्बन ऊपर और इन दोनों के साथ क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये यहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इसका जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस वाले के बारे में आपको बता देता हूँ। इस वाले के बारे में अभी हमने देखा था कि जो आपके पास यहाँ पर ये जो इस प्रकार से होता है NH और ये NH2, तो इतना जो पार्ट है, जो आपके पास इतना पार्ट दिख रहा है यहाँ पर पाई, सिग्मा और लोन पेयर, ये जो है कॉन्जुगेशन में चल रहा है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मतलब ये तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये वाला जो दूसरा नाइट्रोजन है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको रिमूव करके यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक वाटर बनेगा, और ये नाइट्रोजन ग्रुप उधर जाके कार्बन से अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से H और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर ऐसे, और 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं H2O में। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास NH और इसके साथ ये पूरा ग्रुप CONH2 लिखा है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, इनको थोड़ा सा फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है, इसमें जब हमने SOCl2 डाला तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या दे रहा होगा, ये हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी यहाँ पर आपके पास अल्कोहल लिखा हो और यहाँ पर SOCl2 लिखा हुआ हो बिना बेंजीन के रिंग वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल लिखा हुआ है, ये पूरा साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम है, ठीक है। जब इसके अंदर हम SOCl2 डालेंगे तो ये क्या बन गया, ये 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन गया, 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है जब यहाँ पर SOCl2 डालते हैं। ऐसे यहाँ पर Br2 हीट और यहाँ पर जो है UV लाइट डाली हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 2 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो इस पे अटैक कर देगा ब्रोमीन। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐसे करके, और ये CH3 एंड यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। एंड यहाँ पर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर जो आपके पास ब्रोमीन है वो अलाइलिक पोजीशन पर जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर NaBH4 की बात करें तो ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये कैन नॉट रिड्यूस ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ना ये ईस्टर को रिड्यूस करता है, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड को, ओनली रिड्यूसेस कीटोन ग्रुप। यहाँ पर ये वाला ग्रुप है तो इसको रिड्यूस करके OH में तब्दील कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास OH, और बाकी का सब सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास ईस्टर वाला पार्ट है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा अमाइंस है चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर है आपके पास pKb फॉर एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास pKb है एनिलीन के लिए, ये मोर देन होता है देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन। तो मिथाइलमाइन से कैसे ज्यादा होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता है जो एनिलीन है वो कैसे बनता है, मैं आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर बताया तो जिन बच्चों को नहीं पता, एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है
कुछ इस प्रकार का होता है। एक आपके पास बेंजीन रिंग और ऊपर लगा होता है आपके पास NH2 और इसके ऊपर लोन पेयर। ठीक है, ये आपके पास एनिलीन होता है। जिन बच्चों का नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, ये एनिलीन है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास एरोमेटिक पार्ट दिख रहा है बेंजीन वाला, ये आपके पास एरोमेटिक पार्ट है। ठीक है, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर ऑफ एनिलीन इट इज मोर स्टेबल एंड लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। यहाँ पर जो लोन पेयर है यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आपको ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर पाई करेक्टर होगा, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर लोन पेयर। तो यहाँ पर पाई सिग्मा लोन पेयर का आपको जो है कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये लोन पेयर ना इसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। और रेजोनेंस में क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ड्यू टू एरोमेटिक नेचर ऑफ एनिलीन, एनिलीन का जो एरोमेटिक नेचर है उस वजह से इट इज मोर स्टेबल, ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा। एंड लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, देयरफॉर इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये जो है लोन पेयर जो है वो लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, क्योंकि ये रेजोनेंस में जो है ये रेजोनेंस कर रहा है एंड एक्ट्स एज अ वीक बेस देन मिथाइलामाइन। तो इसका लोन पेयर लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए एंड एक्ट्स एज अ वीक बेस, ये जो है वीक बेस की तरह ट्रीट होगा देन मिथाइलामाइन। तो यहां पर से आपको पता है पीकेबी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। तो ये जो है जितनी वैल्यू इसकी कम होगी उतनी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो है आपके पास एनिलीन का जो पीकेबी वैल्यू है वो मोर देन होता है देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। तो एक बार मैं सारी की सारी बातों को दोबारा से समेट के कह देता हूं। यहाँ पर ये आपके पास एनिलीन है, ये जो इसका एरोमेटिक पार्ट है और इसका जो लोन पेयर है यहाँ पर ये जो है रेजोनेंस में है। ठीक है, और रेजोनेंस में क्या होती है, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है जिसकी वजह से जो इसका लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक है, किसी को डोनेट नहीं कर सकता एंड एक्ट एज अ वीक बेस, ये जो है वीक बेस की तरह एक्ट कर रहा है देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। तो आपको पता है वीक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। जितनी कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा पीकेबी वैल्यू होगी, क्योंकि पीकेबी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इथाइलामाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। जो आपके पास इथाइलामाइन होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, बट जो एनिलीन है वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इथाइलामाइन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, मैं आपको बता देता हूं। तो जो आपका इथाइलामाइन है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इथाइलामाइन कहाँ पे बनाऊं मैं, यहाँ पे बना देते हैं। तो ये आपके पास इथाइलामाइन है CH3 CH2 एंड NH2। तो ये आपके पास इथाइल है और ये अमाइन है। ठीक है, तो इथाइलामाइन इसको बोलते हैं इथाइलामाइन। तो यहां पर है आपके पास ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड लेस हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ इथाइलामाइन देन एनिलीन इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहां पर जो इसका एरोमेटिक वाला पार्ट है ना एनिलीन का, वो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होता है इन नेचर, यानी कि ये जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यानी कि उसको हाइड्रो यानी वाटर से डर लगता है। ठीक है, इसके एरोमेटिक पार्ट को, ये तो डिसॉल्व होना चाहता है, NH2 तो डिसॉल्व होना चाहता है, बट इसका जो एरोमेटिक वाला पार्ट है ये इसको डिसॉल्व नहीं होना देता। इस वजह से जो यहाँ पर एनिलीन है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता वाटर में एज कंपेयर टू इथाइलामाइन। इथाइलामाइन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि इसके पास ऐसा कोई सा भी एरोमेटिक वाला पार्ट नहीं है जिसकी वजह से ये वाटर में डिसॉल्व ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline on nitration gives substantial amount of meta nitroaniline। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि ये मैं आपको समझा देता हूं। ये जो आपके पास अमीनो ग्रुप है ये वैसे तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट यहां पर जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, यानी कि जब हम यहां पर एनिलीन का नाइट्रेशन करेंगे, गिव सब्सिस्टेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो यहां पर ये जो अमीनो ग्रुप है ये एक्चुअल में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहां पर ये मेटा वाला जो प्रोडक्ट है ये क्यों देता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम समझ लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। एनिलीन रिएक्ट्स विद H+ आयन फ्रॉम एसिड फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। जब ये एसिड के H+ आयन से रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या फॉर्म करता है, ये एनिलीनियम आयन फॉर्म करता है। ठीक है, ये आपके पास एनिलीनियम आयन है, जब ये H+ से
जब यहाँ पर एनिलीन H+ आयन से रिएक्ट होगा तो यहाँ पर ये एनिलीनियम आयन बनाता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है इन नेचर, ठीक है। और वैसे तो जो एनिलीन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, बट जब ये एसिड के H+ आयन से रिएक्ट करता है तो ये एनिलीनियम आयन बनाता है, जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास एनिलीनियम आयन है ऑन विच इज मेटा डायरेक्टिंग, ये जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन नेचर। देयरफॉर इट फॉर्म सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो ये जो है सब्सटेंशियल अमाउंट में मेटा नाइट्रो, जो आपके पास मेटा नाइट्रो एनिलीन है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑर्थो पैरा एंड मेटा प्रोडक्ट देता है सब्सटेंशियल अमाउंट में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो एनिलीन एक्ट्स एज लुईस बेस, इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो इसको लुईस बेस की तरह ट्रीट करता है, विच रिएक्ट्स विथ AlCl3 विच इज लुईस एसिड, ठीक है। ये जो है लुईस एसिड है AlCl3 एंड शोज एसिड बेस रिएक्शन, ये जो है एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, तो दोनों के दोनों एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसा इस प्रकार का कोई जो है ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, तो बाय एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज विच डीएक्टिवेट्स फर्दर केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये जो आगे की केमिकल रिएक्टिविटी है उसको जो है ये स्टॉप कर देता है, जिस वजह से जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं कर पाता, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि ये जो है आपके पास लुईस बेस की तरह ट्रीट हो रहा है, ये जो है लुईस बेस है एंड यहां पर ये जो है लुईस एसिड है, ठीक है। लुईस एसिड और लुईस बेस जो है आपस में कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये आगे की केमिकल रिएक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमाइंस। तो एलिफेटिक मैंने आपको बता रखा है और एरोमेटिक भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एलिफेटिक क्या होता है, जिसमें रिंग चलती है, ठीक है। एलिफेटिक में रिंग चलती है, यानी कि आपके पास एल्काइल ग्रुप होगा कोई सा भी, जैसे कि मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एंड एरोमेटिक में आपका कोई सा भी अराइल ग्रुप हो सकता है। अराइल ग्रुप यानी कि कोई भी एक बेंजीन रिंग वाला पार्ट हो सकता है, उसको हम एरोमेटिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमाइंस, तो यहाँ पर जो आपके पास एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा कि उसमें जो है ना रेजोनेंस चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेशन बनती है। देन एलिफेटिक अमाइंस, जो एलिफेटिक अमाइंस है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है क्या होता रहता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस चलता रहता है, और रेजोनेंस क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो है मोर स्टेबल होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। छठे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला गया। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेसिसाइंग प्राइमरी अमाइंस। तो जो आपके पास गैब्रियल थैलीमाइड है, अगर आपने नेमिंग रिएक्शन की वीडियो अगर अच्छे से देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ऑलवेज प्राइमरी अमाइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो गैब्रियल थैलीमाइड जो सिंथेसिस है गिव्स हाई यील्ड ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ये जो है हाई यील्ड देता है प्राइमरी अमाइंस के, बिकॉज विथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड्स। तो यहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर ना हमने प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड डाला था, ठीक है। वहां पर जो हमने रिएक्शन करी थी उसमें हमने क्या किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड्स डाला था, ठीक है। तो उसमें से आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो ऑलवेज प्राइमरी अमाइन की होती है विथ हाई यील्ड, यानी कि इसकी जो यील्ड होती है प्राइमरी अमाइंस की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो यहां पर आपको बोला गया कि जो आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस है उनका फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ अराइल हैलाइड। जो यहाँ पर हमारे पास अराइल हैलाइड होता है उसके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। आपने अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके पास जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका जो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है
उसके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होता है। मैंने जो आपकी हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स की जो वीडियो चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन एंड हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है अराइल हैलाइड्स में, वो आपके पास क्या होता है, उसके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है जिसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अराइल हैलाइड, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइंस इन नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में तो एरोमेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन होना थोड़ा मुश्किल है। तो यहां पर से कुल मिला के बात ये हुई कि इसके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन को करवाने के लिए। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइंस इन नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये प्रिपेयर नहीं हो सकता। 8th क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में यहां पर बोला गया वाई आर अमाइंस आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। ठीक है, यहां पर आपको बोला गया वाई आर अमाइंस आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स, जो अमाइंस होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल ऑफ मॉलिकुलर मास। तो यहां पर हमें इसका सॉल्यूशन दिया गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। जो अमाइंस है इसमें जो नाइट्रोजन होता है NH2 ग्रुप, उसके ऊपर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया था। एंड अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट इंक्रीज्ड ऑन नाइट्रोजन एटम। जो आपके पास यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है यानी कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, इन सबके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, गेट इंक्रीज्ड हो जाती है ऑन नाइट्रोजन एटम। इन सभी की जो अल्काइल ग्रुप की वजह से जो नाइट्रोजन एटम पे जो लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एंड रिमेन्स मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो यहां पर जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ग्रेटर हो जाती है एंड रिमेन्स मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और वो डोनेशन के लिए मोर अवेलेबल होते हैं, विच मेक्स इट्स मोर बेसिक देन एसिडिक नेचर। तो जिसकी वजह से ये जो है मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू बेसिक, मोर बेसिक होते हैं, सॉरी मैंने अभी एसिडिक बोल दिया था ना, ये जो है मोर बेसिक होते हैं क्योंकि उनके ऊपर लोन पेयर जो है ज्यादा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो उनके ऊपर जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, विच मेक्स इट्स मोर बेसिक देन एसिडिक नेचर। ठीक है, मोर बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू एसिडिक नेचर। अब यहां पर जो 9th क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है वाई डू प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइंस। तो यहां पर जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइंस। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। इन प्राइमरी अमाइंस देयर आर 3 H bonds while in tertiary amines only 1 H bond, therefore primary amines are more soluble than 3 degree amines due to presence of more number of H bonds। तो यहाँ पर more number of H bonds होते हैं जिसके 1 डिग्री के कंपैरिजन में। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर से हमारे पास ये जो है H2O ग्रुप है, जब इनको हमने वाटर के अंदर डाला तो यहाँ पर से 3 आपके H बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर से ये इन दोनों का बॉन्ड बन रहा है, इसको H बॉन्ड कहेंगे, एंड यहाँ पर इन दोनों का बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और एक आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एक H बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर दूसरा H बॉन्ड, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री अमाइन लें तो यहाँ पर से बस एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन हो पा रही है। तो यहाँ पर इस वजह से जो आपके पास प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू टर्सरी अमाइंस, क्योंकि उसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू टर्सरी अमाइंस। ठीक है, और इस वाले चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस। जो आपके पास एलिफेटिक अमाइंस होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं देन एरोमेटिक अमाइंस, ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमाइंस, लोन पेयर रिमेन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड रिमेन लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन देन जो आपके पास एलिफेटिक अमाइंस है, देयरफॉर एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास रेजोनेंस होता है एरोमेटिक अमाइंस में वो कंटिन्यूसली चलता रहता है ड्यू टू लोन पेयर
अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, और यहाँ पर जिसकी वजह से जो है यहाँ पर रेजोनेंस चलता है, ठीक है, एंड रिमेन्स लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। वही बात आ गई जो हमने पहले पढ़ा था, जो इसका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और वो जो है लेस अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए देन एलिफेटिक अमाइंस, देयरफॉर एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। अब चलते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, और यहाँ पर ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे सारे रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले डेफिनेशन आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, एंसोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, इन्वर्ट शुगर क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं यहाँ पर, रिड्यूसिंग शुगर क्या देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, विच कैन रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 उस पर वोल्ट वाइज और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, एंड फेलिंग्स रिएजेंट Cu2+ और OH आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को जो रिड्यूस कर दे उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एक OH CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है जो एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप को टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट दोनों ही रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट। नाम से ही पता लग रहा है जब रिड्यूस कर रहा है टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को, तो नॉन रिड्यूसिंग क्या करेगा, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वही लिखा हुआ है विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। तो सुक्रोज जो है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने देखा होगा उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सुक्रेज है वो इसका एग्जांपल होगा। कीटोन ग्रुप को जो आपके पास टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट है उसको रिड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, इस वजह से शुगर इसका एग्जांपल होगा, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यहाँ पर हम एनोमर्स को देख लेते हैं। एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स, ये जो है साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फिगरेशन of carbon 1 and carbon 2 carbons for aldose, it is C1 and C2 for ketose, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनोमर्स जो है साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मतलब डिफरेंट होते हैं, इन द कॉन्फिगरेशन में कैसे, यहाँ पर कार्बन 1 होता है और कार्बन 2 होता है, ठीक है। फॉर एल्डोज इट इज कार्बन 1 एंड कार्बन 2 फॉर केटोज। इन सभी क्वेश्चन आंसर को आपको एग्जैक्टली याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जितना समझा पा रहा हूँ उतना ही समझ में आए, ठीक है, उतना ही काफी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्ट शुगर, अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो मिक्सचर होता है इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिजल्टिंग फ्रॉम दी हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। जब आप शुगर का हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों का इक्वल पार्ट मिलता है, अगर इसके 6 मोल मिलेंगे तो इसको भी 6 मोल मिलेंगे, तो इस प्रकार से इक्वल पार्ट मिलते हैं, ठीक है, इन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अगला है आपके पास डीनेचुरेशन, द अनफोल्डिंग और ब्रेकिंग अप ऑफ प्रोटीन मॉडिफाइंग इट्स स्टैंडर्ड 3-dimensional structure peptide bond when COOH and NH2 group combine together from alpha amino acid they form CONH bond, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, जब वाटर का रिमूवल होता है तो ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है CONH, एंड इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जब हम COOH एंड NH2 ग्रुप को कंबाइन करते हैं विथ द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो यहाँ पर से जो वो है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, यहाँ पर जो है H2 रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास जो है इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब जो है हाइड्रोलिसिस की बात आ जाती है। यहाँ पर जो है कई बार आपसे हाइड्रोलिसिस पूछ लिया जाता है कि लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या बनेगा। तो लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे ये मिलेगा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा एंड अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। डीएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेंटोज शुगर मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा। आरएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेंटोज शुगर मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पर मिलेगा आपके पास नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि इन दोनों में जो है आपके पास सेम हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट मिलता है। अब जो है आपके पास ये जो आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं इसकी भी कुछ कन्वर्जन्स हैं,
यानी कि इसकी भी कुछ रिएजेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। जब हम यहाँ पर HI डाल देंगे डी ग्लूकोज में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, एक 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन जाती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन की आपकी एक हाइड्रोकार्बन की चेन बन जाती है। अगर आपके पास Br2 और वाटर, जब हम डी ग्लूकोज, ये आपका डी ग्लूकोज है, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जब हम Br2 और वाटर डाल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो Br2 और इसके अंदर वाटर डालेंगे डी ग्लूकोज के अंदर, तो ये CHO ग्रुप को COOH ग्रुप में चेंज कर देगा, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 डाला तो यहाँ पर भी COOH कर देगा CHO की जगह, और नीचे भी COOH कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर HCN डाला तो यहाँ पर ऊपर जो है CHO की जगह यहाँ पर एक OH बना देगा और यहाँ पर CN लगा देगा, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये आपको याद कर लेना है। इस बार जो है आपका ये पूछा गया था, अगर आपने पेपर उठा के देखा हो तो आपका एक सेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, HCN डाल दिया गया था और उसके अंदर ये आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो इनमें से कोई सा भी आपका एक आ सकता है। एक आपकी लास्ट रिएक्शन और आ जाती है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड एनहाइड्राइड जब आपने इसके अंदर डाला तो इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बनता है, आप इसको देख लें, और यहाँ पर 5CH3COOH बन जाता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका ये है, बाकी ये बाय प्रोडक्ट्स है। एंड यहाँ पर अगला आपके पास व्हाट इज स्टार्च एंड राइट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स। तो स्टार्च क्या होता है वो आपको बताना है। स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और आपको इसके कंपोनेंट्स बताना है। तो स्टार्च के जो कंपोनेंट्स हैं वो रूट है, ट्यूबर है, सीरियल्स हैं, ठीक है। ये जो है डेफिनेशन में ही है, इसके 2 कंपोनेंट्स ये हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। हाँ, ये जो है इसकी डेफिनेशन में, सॉरी मैंने आपको कंपोनेंट बोल दिया था ना, तो ये स्टार्च की डेफिनेशन में ही है। स्टार्च जो है मेन सोर्स होता है एनर्जी का, एंड फाउंड इन रूट, ट्यूबर एंड सीरियल्स एंड ETC, ठीक है। और इसके मेन कंपोनेंट्स है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर अमीनो एसिड्स, राइट एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होता है आपके पास। द कंपाउंड विच कंटेन्स NH2 एंड COOH ग्रुप, इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। और एसेंशियल होता है हमारे पास ल्यूसिन एंड लाइसिन, एंड नॉन एसेंशियल हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो है हमारे पास ग्लाइसिन एंड एलानाइन। अगला आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन करना है आपको फाइब्रस प्रोटीन में एंड ग्लोबर प्रोटीन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास द प्रोटीन विच कंटेन्स फाइबर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन एंड इट डज नॉट कंटेन एनी फाइबर, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल होता है। पैरेलल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, और इसके जो एग्जांपल हैं वो है हमारे पास मायोसाइन, एंड इसका है हमारे पास कॉइल्ड चेन, इसका स्ट्रक्चर होता है बाय प्रोटीन आर प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास इंसुलिन। कभी कभार जो है DNA और RNA में डिफरेंस पूछ लेता था, तो इसमें जो डिफरेंस है वो है हमारे पास DNA इज जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफॉर्म genetic information from one generation to another generation, and RNA हमारे पास RNA is genetic material which is present in some virus, ठीक है। ये some virus में present होता है और ये genetic material होता है which present in some virus, and DNA is made up of pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base. RNA is made up of pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base. अब DNA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो है सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। अब आपको बताना है व्हाट इज डी नेचुरेशन, राइट इट्स 2 एग्जांपल, इसके आपके 2 एग्जांपल भी देने हैं। व्हेन एवर द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, pH एंड जो यहाँ पर आपके पास प्रेशर है, चेंज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन एंड ऑन अनकॉइलिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि कर्ड हो गया, सॉलिड एग हो गया, सॉलिड एग वाइट बाय हीटिंग। जो आपके पास एग होता है वो उसको जब आप हीट करते हो, यानी कि पानी में जब आपको उसको उबालते हो, तो वो कैसा हो जाता है, वो वाइट हो जाता है, एग वाइट हो जाता है। अगर मैं पूछूं किसी पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कौन सा रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वाई इज विटामिन C कैन नॉट शुगर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मैंने बहुत जगह ये वाला क्वेश्चन देख लिया है, बहुत सारे जो कोचिंग है वो भी इस क्वेश्चन में पूछते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इतना सही है। इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये जो है वाटर में सॉल्युबल वाला विटामिन है, एंड गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी विथ स्वीट और यूरिन, यानी कि ये जो है हमारे पसीने और यूरिन की मात्रा से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अब देख लेते हैं हाउ इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट देयर स्ट्रक्चर
विथ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली शुगर एंड अ बेस, वेयर एज न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स शुगर बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप एज वेल। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोटाइड का, तो ये तो आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। अगला है हमारे पास, इस चैप्टर में ना वैसे एग्जैक्टली कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अगर एक बार ये समझ में आ गया तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बाकी तो इसको याद ही करना है, इसको रट्टा मारने वाला चैप्टर है क्योंकि एक तरीके से बायो का चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो 10वां क्वेश्चन है ये है आपके पास, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल। तो इट इज ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। एंड यहाँ पर हमारे पास ए बी, ये जो हमारे पास विटामिन होते हैं डिफरेंट प्रकार के A B C D E के, इनसे होने वाले डिजीज के बारे में बताना है। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की तो कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन सी की वजह से डेफिशिएंसी से होता है आपके पास स्कर्वी, एंड इसकी कमी से होता है विटामिन डी के, ये होता है रैकेट्स, एंड विटामिन ई के स्किन प्रॉब्लम्स, एंड विटामिन के से हेमोरेज, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन जो हर बार पूछ लिया जाता है, व्हाट आर एनेंशियोमर्स, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर बट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज तो नहीं हो पाते बट एक दूसरे की मिरर इमेज जरूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइडेंटिकल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, आइडेंटिकल डेंसिटी, डिसोसिएशन एंड स्ट्रेंथ, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो बस यहीं पर हमारा जो ये बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर खत्म होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी 5 जो वीडियोस हैं ये आपको पसंद आई होंगी, और इन सभी से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं, और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा सकते हैं, ठीक है। और आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं एक शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको केमिकल टेस्ट होंगे, ठीक है, उन सभी का सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां पर से विजिट करके आप वो सारे क्वेश्चंस को जरूर से अपने आप से ट्राई कर लेना। और जितने भी मैंने आपको इन सभी वीडियोस में कराया है, उम्मीद है आप सभी ने इसको अच्छे से फॉलो किया होगा, इन सभी की प्रैक्टिस की होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, नेमिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्टिविटी, इन सभी को आपको 2 से 3 बार लिख के देखना है। जितना आप लिखोगे आपके दिमाग में और आपके हाथों में वो सारी की सारी चीजें सेट होती जाएंगी, और उसी हिसाब से आप पेपर में भी कर पाओगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।